हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि ये सेगमेंट हम लोगों का हिंदी का है और हिंदी में हम लोग शब्द और पदों के बारे में पढ़ रहे हैं और पदों के भेद की डिटेल हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो में देखा, वो जो पद होते हैं, वो पद जो कोई सेंटेंस होता है, कोई वाक्य होता है, और उस वाक्य में जो पद होते हैं और उन पदों में जो उसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, तो उसको हम लोगों ने देखा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इस तरह से 5 भेद होते हैं उनके। इन 5 भेदों में से जो पहला भेद है संज्ञा, हम लोग उसकी डिटेल कर रहे हैं। हम लोग संज्ञा की आज डिटेल देखेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि जितने भी नाम हैं वो सब क्या है? संज्ञा है। किसी व्यक्ति के जो नाम हैं, किसी वस्तु के जो नाम हैं, किसी स्थान के जो नाम हैं, किसी भाव के जो नाम हैं, वो सारे नाम जो हैं वो क्या हैं? संज्ञा हैं। ठीक है, तो संज्ञा के भेदों को हम लोग देखने वाले हैं। संज्ञा के भेद लास्ट डे में ही हमने बताया था, लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने बताया था संज्ञा के 2 तरह के भेद होते हैं। एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है और अर्थ के आधार पर देखेंगे तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो मोस्टली हमको एग्जाम में 5 प्रकार की संज्ञाओं से रिलेटेड क्वेश्चन हमको आते हैं। तो जब कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप 5 बताएंगे। और उसने ये पूछ रखा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर तो 3, और उसने पूछ रखा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की, तो 5। ठीक, तो आइए कुछ देखते हैं और वास्तव में वो जो संज्ञाएं हैं 5 प्रकार की, उनकी डिटेल क्लासिफिकेशन उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पदों में से पहले पद यानी संज्ञा के बारे में जो भेद है, संज्ञा पदों के जो भेद हैं, पहला जो भेद है वो संज्ञा है, उसकी डिटेल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पे मैंने बताया था 3 तरह के, एक रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ठीक है, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो देखिए रूढ़ शब्द को होते हैं, रूढ़ का मतलब मैंने बताया था आपको, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, जिनका सीधा एक अर्थ हो, जिसका रूढ़ अर्थ निकले, यानी कि सीधा उसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा हो। जैसे राम है, कृष्ण है, गंगा है, यमुना है, इस तरह की तमाम सारी चीजें जो हैं, विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत है, ये सब क्या सीधा रूढ़ अर्थ दे रहा है ना। तो सीधा उनका नामकरण है, तो यानी सीधा उसी को इंडिकेट हो रहा है, यानी कि उससे आप भ्रमित नदी, जैसे कह रहे गंगा नदी, गंगा अगर बात कर रहे हैं तो गंगा मतलब आप समझ गए, राम मतलब आप समझ गए, कृष्ण मतलब समझ गए, रावण मतलब समझ गए कि आप सीधा उसका रूढ़ अर्थ निकल के आ रहा है। ठीक है, यौगिक में क्या होता है, इसमें 2 शब्द मिले हो, जैसे विद्यालय हो गया, अनाथालय हो गया, विद्या प्लस आलय हो गया, पाठशाला हो गई, ठीक है, स्नान घर हो गया, रसोई घर हो गया। तो ये सब क्या है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं, तो ये यौगिक शब्द कहलाएंगे। क्लियर। तो दूसरे होते एक रूढ़ शब्द होते हैं, या रूढ़ संज्ञा कह सकते हैं इसको, रूढ़ संज्ञा कहिए इसको, रूढ़ शब्द या रूढ़ संज्ञा, और इसके बाद यौगिक संज्ञा, ठीक है, कहलाएंगी। और जो है यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा क्या कहलाएंगी। योग रूढ़ संज्ञाओं में देखेंगे जिनका अर्थ भिन्न निकले, जैसे जलज है, ठीक है, यानी जलज मतलब जल में रहने वाला, तो जल में रहने वाला कौन है? कमल है। ठीक है, उसी तरह से नीलकंठ है, तो नीलकंठ का क्या मतलब हुआ? शिव हो गए। गजानन है, यानी कि गणेश जी की बात हो रही है। ठीक है, चंद्रमौली हैं, इसका मतलब शिव की बात हो रही है। श्वेतांबर हैं, तीसरा अर्थ कोई निकल के आ रहा है, इन सब से तीसरा अर्थ निकल के आता है, तो ये यौगिक होती है, यानी योग रूढ़ होते हैं, सॉरी योग रूढ़ शब्द होते हैं ऐसे, तो ये योग रूढ़ संज्ञा के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना आपको? ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रकार के भेद हो गए। अब हम लोग आते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो 5 क्लासिफिकेशन, उनके बारे में जरा देखते हैं। सवाल है, पहले इसमें बताया गया है 5 तरह के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और 5। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये संज्ञा जो हमारे एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से ये कौन सी संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा है आप में जब आपको बताना है, तो संज्ञा में आप देखेंगे वो संज्ञा आपको बतानी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, इसकी डिफिनीशन थोड़ा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के आधार पर
जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या डिफिनेशन? वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा स्थान का बोध कराए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए, वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। यानी कि किसी नाम से अगर किसी व्यक्ति का पता चल रहा है, किसी वस्तु का पता चल रहा है, या किसी स्थान के बारे में पता चल रहा है, वो सब कैसे हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो पूछेगा, कोई नाम दे देगा, जैसे लखनऊ कैसी संज्ञा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि लखनऊ, गंगा, यमुना कोई दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो है क्या, कौन सी संज्ञा है। संज्ञा तो जानते हैं संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा आपको है पूछ लिया तो पता चला जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शब्द यहां ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी व्यक्ति का अगर कोई नाम हो, किसी वस्तु का जो कोई नाम होगा, या किसी स्थान का जो नाम होगा, वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे राम, ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो जब व्यक्ति का नाम है तो कैसी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पेन किसी वस्तु का नाम है, पेन क्या है? किसी वस्तु का नाम है, तो क्या हो जाएगा? जब किसी वस्तु का नाम है तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। गंगा, गंगा क्या है? किसी नदी का नाम है, तो किसका है? किसी नदी का नाम है ना, तो किसी एक तरह से कहिए कि जो आपका किसी एक का नाम हो जाता है, चाहे नदी का नाम हो, चाहे पहाड़ी का नाम हो। जैसे अरावली, अरावली पर्टिकुलर इंडिकेट हो रहा है, अरावली पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत, तो कोई नाम इंडिकेट हो रहा है, नहीं कि उसका स्पष्ट इंडिकेशन हो रहा है कि उसी के बारे में चर्चा हो रही है, तो वो सब कैसी संज्ञा हो जाएंगी? ये सब आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपकी आएंगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया गंगा, यमुना ये नदियां हैं, ये सीधा मतलब किसी नदी का इंडिकेट नाम हो रहा है, तो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लखनऊ किसी स्थान का नाम है, बनारस किसी स्थान का नाम है, किसी अयोध्या किसी स्थान का नाम है, फैजाबाद किसी स्थान का नाम है, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर, जो भी है, अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन, जो भी आप नाम ले लीजिए, जो नाम है बच्चों, किसी स्थान के नाम, किसी वस्तु के नाम, या किसी व्यक्ति के जो नाम है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो तीन बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। नंबर एक, किसी व्यक्ति का कोई नाम होगा, किसी वस्तु का कोई नाम होगा, किसी स्थान का कोई नाम होगा, वो सारे जो नाम होंगे किसके? व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब कोई कंफ्यूजन आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं होगा। क्लियर? अब आइए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? वह संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराती हो, जो किसी जाति का बोध कराती हो, क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। किसका बोध कराए? जाति का। अब कौन सी जाति है? जैसे नदी जाति, पर्वत जाति, लड़का जाति, लड़की जाति। ठीक है, ये इस तरह की मतलब क्या होता है? जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, विद्यार्थी हो गया। विद्यार्थी में कौन सा? लड़का लड़की सब आ जाते हैं, तो ये क्या? एक जाति है। ठीक है, विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थी, ये तमाम सारे जो शब्द आपके मिलेंगे। नदी है, कौन सी नदी की बात हो रही है भाई? पता नहीं है। अगर नाम हो जाएगा नदी का, कोई गंगा यमुना जैसे उसमें लिया था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी है तो जातिवाचक संज्ञा। पर्वत है तो कौन सा पर्वत की बात हो रही है? किसी पर्वत के पर्टिकुलर बात नहीं, पर्वतों की बात हो रही है, तो पर्वत क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़की की बात हो रही है, कौन सी लड़की की बात हो रही है? रीमा, सीमा, गीता, संगीता, तमाम सारे ऐसे नाम हैं, किसी के बारे में पता नहीं है, लड़की जाति की बात हो रही है। लड़के जाति की बात अगर होगी तो लड़का, एक कौन से लड़के की बात हो रही है, उसका क्या नाम है लड़के का? तो लड़कों की एक जाति हो गई ना, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। समझ में आ रहा है ना? विद्यार्थी, विद्यार्थियों की कौन सी जाति है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? एक तरह से जाति है। पुलिस है, अब कौन सी पुलिस की बात कर रहे हैं आप? एक जाति हो गई आपकी। ठीक है, तो समझ गए होंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आते हैं। इसके अलावा द्रव्य, द्रव्य मतलब समझते हैं क्या होता है? द्रव्य मतलब होता है धन, एक तरह से कहिए धन। और धन मतलब सिर्फ पैसे से ही धन नहीं होता है। जैसे प्राकृतिक संपदाएं जो हैं, वो भी हमारे पास वो भी हमारी, जैसे कहा जाता है उसे प्राकृतिक संपदा। तो प्राकृतिक संपदा में आप देखते हैं तो सोचते हैं कि खनिज पदार्थ जो धरातल में मिलते हैं वही केवल प्राकृतिक संपदा नहीं है। ये जो हमारा वायु है, ऑक्सीजन है, यानी कि जो हवाएं हमारी हैं, सूर्य का जो प्रकाश है, जो जल है,
जल का जो प्रवाह है, यह सब भी हमारे पास क्या द्रव्य है, ठीक है, हमारे लिए एक, इसके बिना हम जी पाएंगे क्या, ऑक्सीजन के बिना जी पाएंगे क्या, ये हमारे लिए द्रव्य है, ठीक है। तो द्रव्य के अंतर्गत द्रव्य को 3 प्रकार से बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है, ठीक है। द्रव्य के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस तीनों आते हैं, ठीक। तो जरा समझिएगा कि द्रव्य क्या है, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री, समझिएगा, सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, जिससे कोई वस्तु बनी हुई है, उस पदार्थ, मतलब उससे ये इंडिकेट हो, जिस संज्ञा के शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता हो जिससे कोई वस्तु बनी है, तो वो क्या हो जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा को 3 प्रकार से मैंने बताया भी आपको, एक ठोस, द्रव और गैस, 3 भागों में बांटा गया है। अब मान लिया जाए जैसे सोना है, चांदी है, जितने भी आपको धातु मिलेंगे, लोहा है, तांबा है, पीतल है, टिन है, जो भी आप धातु ले लें, ये सब सारे धातु कैसे हो जाएंगे, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक। सोना, चांदी, जो भी लिखा आपके है, लोहा, पीतल, तांबा, जो भी चीजें हैं, ये सब क्या है, धातु हैं। उसी तरह से लिक्विड की जो चीजें हैं, जैसे तेल है, घी है, पानी है, ये सब क्या चीजें हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा आपके अंतर्गत आ जाएंगी। इसी तरह से अगर हम गैसीय देखें तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तमाम सारी चीजें हैं, धुआं है, ठीक है, फॉग है, ये सब क्या है, द्रववाचक संज्ञाएं हैं। ये द्रव, ये आपके गैसीय संज्ञाएं हैं। और लेकिन अगर इसमें गैस है ये, तो गैसों को क्या किस किस श्रेणी में रखा जाएगा, जितनी भी गैस हैं, जितने भी गैसों के नाम आपके आ जाएंगे, वो क्या गैसीय पदार्थ के अंतर्गत आएंगी आपकी, ठीक है, वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। तो जो भी नाम आपको गैसों का नाम होगा, जो भी किसी लिक्विड का नाम होगा, और जो भी किसी धातु का नाम होगा, क्या है, किसी धातु का कोई नाम हो, किसी लिक्विड का कोई नाम हो, किसी गैस का कोई भी नाम हो, वो सब किसके अंतर्गत आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। हमेशा याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये हो गया। इसके अलावा समूहवाचक संज्ञा में, अब इसमें क्या होगा, जिसमें समूहों का प्रतिनिधित्व हो रहा होगा, किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति का नहीं होगा। जैसे न तो व्यक्ति का इंडिकेट होगा, न जाति का पता चलेगा, ना ही द्रव्य होंगे उसमें क्या होगा, एक समूह का पूरा बोध होगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा क्या है, वह संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति का वाचक ना हो करके, क्या है, एक व्यक्ति का वाचक ना हो करके समूह का या समुदाय का वाचक हो, समूह या समुदाय का वाचक हो, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे जिसमें आप देखेंगे, जिसमें एक संगठन का बोध हो, यानी ज्यादा लोगों का पूरा इंडिकेट कर रहा हो, जैसे टीम कह दिया गया, तो टीम किस चीज की टीम, क्रिकेट टीम, तो उसमें पता चला कि आपके जितने प्लेयर हैं, 11 प्लेयर हैं, वो आपके इंडिकेट हो गए। किसी भी टीम के प्लेयर है, कबड्डी के प्लेयर हैं, तो उसमें 9 प्लेयर हैं। जो भी अपना गेम है, उनके क्या है, वो एक टीम हो गई। टीम में किस चीज की टीम की बात करें, टीम मतलब एक समूह, कई लोग होंगे उसमें, ठीक है। सभा है, अब सभा कितने की है, कितने सदस्यों की सभा है, तो सभा में कोई काउंटिंग नहीं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब ज्यादा लोग हो सकते हैं। तो जितना भी है, टीम है, वर्ग है, सभा है, ये क्या एक व्यक्ति की है क्या, ये बहुत सारे लोगों का होगी। टीम एक व्यक्ति से नहीं बन सकती, वर्ग एक व्यक्ति से नहीं बन सकता है, सभा एक व्यक्ति से नहीं, बहुत सारे लोगों की हो रही है। समिति है, उसी तरह से आयोग है, आयोग में कई सारे सदस्य होंगे आप। और परिवार है, परिवार में कई सारे लोग होंगे, माँ बाप होंगे, दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, बुआ मौसी होंगी, तमाम सारे ऐसे रिश्ते होंगे आपके, बहन भाई होंगे। तो परिवार क्या है, एक समुदाय है, ठीक है। तो ये क्या समूहवाचक आपकी संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। सेना है, तो सेना में किस सेना की बात कर रहे हैं, सेना में किसी भी एक सेना की बात करेंगे। थल सेना में तो बहुत सारे सैनिक आपको मिलेंगे। और सेना में अगर देखेंगे, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सब संगठित यानी समूह है ना, सेना एक समूह है। उसी तरह से पुलिस भी है, क्या है आपका, समूह है। अधिकारी है, कौन से अधिकारी की बात हो रही है, कर्मचारी है, कौन से कर्मचारी, यानी समूहों का सब इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपके आ जाएंगे, ठीक है। और अगर ये तो समूह हो गया, भाववाचक संज्ञा में देखते हैं क्या है बच्चों, भाव, गुण और दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द, भाव का, गुण का और दशा का जो शब्द हमें ज्ञान कराएं, वे सब क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। वो सब भाववाचक संज्ञा में भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द जो होते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लो क्रोध है, क्रोध क्या है, एक भाव है ना। दया क्या है, एक भाव है। ममता क्या है, एक भाव है, ठीक है। मिठास क्या है, एक भाव है। मौन क्या है, एक भाव है कि भाई मौन है वो,
यानी कि भाव है चुप रह रहे भाई। जब गुस्सा आ जाते होंगे आप, छोटे बच्चे रहे होंगे तो क्या हो, अरे भाई वो तो बिल्कुल मौन धारण कर लिए हैं, बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे। वो क्या होता है, एक भाव होता है, वो इंडिकेट हो जाता है मौन धारण किए, यानी गुस्से में है वो, ठीक है। ये क्या है, इमोशंस है ना, एक भाव है, ठीक है। युवा है, युवा है क्या, एक भाव है भाई, लड़के युवा है, सब युवा बच्चे हैं, ठीक है, ये भाव है। कालिमा क्या है, लालिमा, कालिमा, ये क्या है, एक भाव है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि भाव जिससे इंडिकेट होगा, जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से भाव का पता चले, इमोशंस का पता चले, वो क्या भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। और भाव, गुण, दशा, ये तीन चीजें होंगी, भाव और गुण दशा, भाव का बोध हो या उसकी क्वालिटी का बोध हो, या दशा जैसे प्रातः काल, सायंकाल, ये सब क्या है, एक दशा है ना, एक स्थिति है ना, निर्दयता, इस तरह तमाम सारे जो भाव हैं आपके, वो आपका जैसे वो सारी चीजें आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब सवाल एग्जाम में यहां से तो आता है कि कौन सी संज्ञा क्या है। अब कुछ सवालों, कुछ शब्दों से किससे भाववाचक संज्ञा बनती है, तो जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो इन सब सारी चीजों को कि किन से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और जो कि भाववाचक संज्ञा के कैसे बनाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट आगे का हो जाता है, तो वो भी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूं कि संज्ञा के बारे में एक काफी अच्छी चीजें आपको पता चली होंगी, और जो बच्चे बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं उनको एक बहुत अच्छी समझ मिल चुकी होगी। और बहुत सारे बच्चे जो पहले से पढ़े हैं, जिनको कंफ्यूजन रहता था संज्ञा वगैरह के शब्दों में, जो क्वेश्चन से डीप से आते थे, वो नहीं बता पाते थे कि एक्चुअल में कौन सी संज्ञा जातिवाचक है, कौन सी भाववाचक है, कौन सी द्रव्यवाचक है, कौन सी जातिवाचक है, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो सब स्पष्ट हो चुका होगा। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, हम लोग आपके साथ में बने हुए हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ में है। आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए काफ़ी सहायता मिल रही होगी और आपको पढ़ने में भी बड़ी आसानी महसूस हो रही होगी। इसी तरह से दोस्तों अपना साथ, अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए, और यकीन करिए कि हम लोग भी आप लोगों के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आगे भी ऐसे करते रहेंगे। अपना हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग कोशिश अगर कर सकते हैं, कुछ हमारे संस्थान के लिए, हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग चैनल को दूर तक अपने दोस्तों को भी बताइए, वहाँ तक उसको मैसेज करिए, वहाँ तक पहुँचाइए, जिससे और भी जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये चैनल पहुँच पाए, वहाँ तक उसकी पहुँच हो। उन गरीब बच्चों के लिए भी जो हम लोग निःशुल्क एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ा रहे हैं, इससे हम लोगों का भी उत्साहवर्धन हो और हम इसको प्रेरित होकर के अपने आगे के काम को करते रहें। इसके लिए बहुत सारे ऐसे जो दोस्त हमारे हैं जो हमारे चैनल तक अभी नहीं पहुँच पाए हैं, उनको एक सिस्टमेटिक वे से, आपने जिन भी सब्जेक्ट्स को हमारे देखा होगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी का हो, हमने एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाने का प्रयास किया है। जो भी पढ़ाया है बुरी ईमानदारी के साथ हमने उसको पढ़ाया है, और यकीन करिए यही पढ़ा हुआ आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन दे करके आएंगे, तो इसी से मिलेगा। और इसको आप ट्राई करने के लिए आप प्रैक्टिस सेट उठा करके देखिए लास्ट ईयर से, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं। तो हम लोग ईमानदारी कर रहे हैं, तो आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी हमारे लिए बनती है, हमारे चैनल के लिए बनती है। तो कृपया अगर कर सकते हैं तो उसको करिए, और अपना साथ, अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने आप को बनाए रखिए। निश्चित तौर से एक दिन अच्छा होके ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।